हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टारगेट मिशन पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा कीजिए, इसके विभिन्न सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिस्क्राइब इट डिफरेंट थ्योरीज। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित कीजिए, इसके विभिन्न सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप एवं क्षेत्र का विवेचन कीजिए या फिर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा। साधारण शब्दों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अर्थ है राज्यों के मध्य राजनीति करना। यदि राजनीति का अर्थ का अध्ययन करें तो 3 प्रमुख तत्व सामने आते हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 प्रमुख तत्व क्या है। पहला, समूहों का अस्तित्व। दूसरा, समूहों के बीच असहमति। तीसरा, समूहों द्वारा अपने हितों की पूर्ति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आकलन करें तो ये 3 मुख्य रूप से, पहला राज्यों का अस्तित्व, दूसरा राज्यों के बीच संघर्ष, तीसरा अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु शक्ति का प्रयोग। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उन क्रियाओं का अध्ययन करना है जिसके अंतर्गत राज्य अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु शक्ति के आधार पर संघर्षता रहते हैं। इस संदर्भ में राष्ट्रीय हित अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं। संघर्ष इसका दिशा निर्देश तय करती है तथा शक्ति इस उद्देश्य प्राप्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। परंतु उपरोक्त परिभाषा को हम परंपरागत मान सकते हैं क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्थान इससे व्यापक अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों ने ले लिया है। इसके अंतर्गत राज्यों के परस्पर संघर्ष के साथ साथ सहयोगात्मक पहलुओं को भी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आज राज्यों के अलावा अन्य कई कारक भी अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय क्षेत्र बन गए हैं। आप लोग ध्यान से सारे पॉइंट्स को पढ़ के और देख के लिखते जाइए। अतः इसके अंतर्गत आज व्यक्ति, संस्था, संगठन एवं कई अन्य गैर राज्य इकाई भी सम्मिलित हो गई है। इसका वर्तमान आधार व विषय क्षेत्र आज काफ़ी व्यापक स्वरूप ले चुका है। इन सभी विषयों पर चर्चा से पहले अलग अलग विद्वानों द्वारा दी गई निम्न परिभाषाओं की समीक्षा करना अति अनिवार्य हो जाता है। आइए देखते हैं विद्वानों द्वारा दी गई निम्न परिभाषाएं। पहला, परंपरागत परिभाषाएं। इस परिभाषाओं का दायरा अति सीमित है क्योंकि इसके अंतर्गत मूलतः राज्यों को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कारक के रूप में माना गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप तक ही सीमित है। निम्न परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है। हैंस जे मार्गनथाउ, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शक्ति के लिए संघर्ष है। वॉन डॉयक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभुसत्व
संपन्न राज्यों की सरकारों के मध्य शक्ति संघर्ष है। घ समसामयिक परिभाषाएं। नवीन परिभाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की चर्चा की गई है। इसमें राज्यों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के निम्न कारकों जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, देशांतर समूह, गैर सरकारी संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, कुछ व्यक्तियों आदि को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त इसमें संघर्ष के साथ साथ सहयोग तथा राजनीति के साथ साथ प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में इस प्रभावित करने वाले अर्थात सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक विज्ञान एवं तकनीकी आदि पहलुओं का भी उल्लेख किया गया है। विभिन्न लेखकों की निम्नलिखित परिभाषाओं से ये आशय अति स्पष्ट रूप से उजागर हो जाता है। स्टेनल-हॉफमैन अंतर्राष्ट्रीय संबंध उन तत्वों एवं गतिविधियों से संबंधित है जो उन मौलिक इकाइयों जिनमें विश्व बांटा हुआ है की बाह्य नीतियों एवं शक्ति को प्रभावित करता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप प्रारंभ से वर्तमान तक बहुत व्यापक हो जाता है। इसमें आज राष्ट्रीय राज्यों के साथ विभिन्न विश्व इकाइयों एवं संगठनों के अध्ययन का समावेश हो चुका है, परंतु इन सभी परिवर्तनों के बाद भी इन अध्ययनों का केंद्र बिंदु आज भी राष्ट्रीय राज्य ही है। स्वरूप यानी नेचर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप के बारे में निम्न निष्कर्ष हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अभी भी बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसके बदलाव की प्रक्रिया अभी अस्थायी रूप से स्थापित नहीं हुई है, अपितु यह अपने विषय क्षेत्र के बारे में आज भी निम्न प्रयोगों एवं विषयों के समावेश से जुड़ी हुई है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति बहुत जटिल है। इसके अध्ययन हेतु बहुआयामी प्रयासों की आवश्यकता है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य ही है, परंतु ये भी काफ़ी हद तक सही है कि इसके अंतर्गत राज्यों के अतिरिक्त विभिन्न संगठनों, समुदायों, संस्थाओं आदि का अध्ययन करना अति अनिवार्य हो गया है। चौथा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु विभिन्न स्तरों एवं आयामों अध्ययन आवश्यक है। अतः इस विषय का अध्ययन अंततः अनुशासकीय आधार पर अधिक कुशलता पूर्वक हो सकता है। इसके अध्ययन हेतु नवीन दृष्टिकोण की उत्पत्ति हो रही है। जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बदलाव आता है, इसके अध्ययन व सामान्य कारण हेतु नए उपागमों की आवश्यकता होती है। उदाहरण स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जहाँ यथार्थवाद तथा निर्णयपरक उपागमों की उत्पत्ति हुई, उसी प्रकार अब उत्तर शीत युद्ध युग में उत्तर आधुनिकीकरण की उत्पत्ति हुई। विश्व में भी वैश्वीकरण व इससे जुड़े मुद्दे पर नए उपागमों के कार्यरत होने की व्यापक संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप परिवर्तनशील है। इसके अतिरिक्त ये परिवर्तन अस्थायी न होकर निरंतर है। इसके साथ साथ विभिन्न कारकों, स्तरों, आयामों आदि के कारण ये बहुत जटिल है। अतः इसके सुचारू अध्ययन हेतु बहुत स्पष्ट, तर्कसंगत, व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। क्षेत्र स्कोप। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में विभिन्न बदलावों के बाद भी
आज भी इसका मुख्य केंद्र बिंदु राज्य ही है। प्रत्येक राज्यों को अपने को राष्ट्र हितों की पूर्ति हेतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सीमाओं में रहकर ही कार्य करने पड़ते हैं, परंतु इन कार्यों के करने हेतु विभिन्न राज्यों में संघर्षात्मक एवं सहयोगात्मक दोनों ही प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं। इनसे जुड़े अन्य पहलुओं का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख सामग्री होती है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का दूसरा महत्वपूर्ण कारण शक्ति का अध्ययन है। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत कई दशकों तक, विशेषकर शीत युद्ध काल में, ये माना गया कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख उद्देश्य शक्ति संघर्षों का अध्ययन करना मात्र ही है। आप लोग ध्यान से देखकर लिखते जाइए। परंतु पूर्ण रूप से ये सत्य नहीं है। शीत युद्ध युग में शक्ति संघर्ष के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि संबंध भी उतने ही महत्वपूर्ण बन गए हैं। लेकिन इस तथ्य को भी पूर्ण रूप से नहीं नकार सकते कि शक्ति आज भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण कारक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक अन्य कारक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन भी है। आधुनिक युग राज्यों के बीच बहुपक्षीय संबंधों का युग है। वर्तमान संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र के अतिरिक्त विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय संगठन जैसे विश्व बैंक, मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन, नेटो, यूरोपीय संघ, दक्षिण एशियान रेड क्रॉस, विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूनेस्को आदि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन का प्रमुख हिस्सा बन गया है। युद्ध एवं शांति की गतिविधियों का अध्ययन भी आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अंग बन गया है। मतभेद एवं सहमति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सहचार है। इन दोनों की उपस्थिति का अर्थ है यहाँ युद्ध व शांति दोनों की प्रक्रियाओं विद्यमान है। विभिन्न मुद्दों पर आज भी राष्ट्रों के मध्य युद्ध के विकल्प को नहीं त्यागा है। युद्ध आज प्रारंभ होने पर दो राष्ट्रों के लिए भी घातक नहीं, अपितु संपूर्ण मानवता का विनाश भी कर सकता है। इसलिए इन युद्ध एवं शांति के पहलुओं का अध्ययन करना ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रमुख भाग बन गया है। आप लोग ध्यान से ये सारे पॉइंट्स पढ़ के लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राज्य अपनी राष्ट्रीय हितों का संवर्धन एवं अभिव्यक्त करते हैं। यह प्रक्रिया केवल एक समय की न होकर निरंतर चलती रहती है। इस प्रक्रिया का प्रकटीकरण राज्यों की विदेशी नीतियों के माध्यम से होता है। अतः विभिन्न विदेश नीतियों अध्ययन एवं आंकलन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक का महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। राष्ट्रों के मध्य सुचारू, सुसंगठित एवं सुस्पष्ट संबंधों के विकास हेतु कुछ नियमावली का होना अति आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सुचारू स्वरूप एवं भविष्य के दिशा निर्देश हेतु भी इनकी आवश्यकता होती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन हेतु अंतर्राष्ट्रीय कानून का समावेश भी आवश्यक हो गया है।
अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र आज बहुत व्यापक एवं जटिल होने के साथ साथ विकास की ओर अग्रसर है। इसके अंतर्गत विभिन्न परंपरागत कारकों के साथ साथ गैर परंपरागत कारकों का अध्ययन भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। अब आइए देखते हैं विकास के चरण। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का इतिहास ज़्यादा प्राचीन नहीं बल्कि 10वीं शताब्दी का उपज है। स्पष्ट रूप से देखा जाए तो ब्लेज विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय वुडरो विल्सन पीठ की 1919 में स्थापना से ही इसकी इतिहास प्रारंभ होता है। इस विषय में आए बहुआयामी परिवर्तनों ने जहां एक और विषय वस्तु का संवर्धन, समन्वय तथा विकास किया है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न सिद्धांतों का प्रतिपादन करके बहुत सी जटिल समस्याओं एवं पहलुओं को समझाने में सहायता प्रदान की है। इनका विस्तृत वर्णन निम्न प्रकार से है। पहला, कूटनीतिक इतिहास का प्रभुत्व प्रारंभ से 1919 तक। प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व इतिहास कानून, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र आदि के विद्वान ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अलग अलग पहलुओं पर विचार करते हैं। मुख्य रूप से इतिहासकार ही इसका अध्ययन राजनयिक इतिहास तथा अन्य देशों के साथ संबंधों के इतिहास के रूप में करते हैं। 1919 से पूर्व इस विषय के प्रति उदासीनता के कई प्रमुख कारण थे। प्रथम, इस समय तक यही समझा जाता था कि युद्ध व राज्यों में गठबंधन उसी प्रकार स्वाभाविक है जैसे गरीबी एवं बेरोजगारी। दूसरा, प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व युद्ध इतने भयंकर होते थे। तीसरा, संचार साधनों के अभाव में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कुछ गिने चुने राज्यों तक ही सीमित था। परिणाम स्वरूप इससे न तो वर्तमान तथा न ही भावी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझाने में कोई मदद मिली। इस युग की मात्र उपलब्धि 1919 में वेल्स विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन ने पीठ की स्थापना रही। दूसरा, सामयिक घटनाओं समस्याओं का अध्ययन 1919 to 1939, जिनमें से प्रथम के अंतर्गत पूर्व ऐतिहासिक के प्रति प्रभुत्व को छोड़कर सामयिक घटनाओं समस्याओं के अध्ययन पर अधिक बल दिया जाने लगा। इस काल में वर्तमान के अध्ययन पर तो बहुत बल दिया गया, लेकिन वर्तमान एवं अतीत के पारस्परिक संबंध के महत्व को भी पहचाना नहीं गया। इसके अतिरिक्त न ही युद्धोत्तर राजनीतिक समस्याओं को अतीत की तुलना समस्याओं के साथ रखकर देखने का प्रयास ही किया गया। शायद इसलिए इस युग में भी दो मूलभूत कमियां स्पष्ट रूप से उजागर रहीं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में बल देने की स्थिति में बदलाव के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को नहीं मिला तथा न ही इस विषय के स्पष्ट रूप से स्वतंत्र अनुशासन बनने की पुष्टि हुई। राजनीतिक सुधारवाद का युग 1939 to 1945 अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विकास का तृतीय चरण भी द्वितीय चरण के समांतर दो विश्व युद्धों के बीच का काल रहा। इस सुधारवाद का युग इसलिए कहा जाता है कि इसमें राज्यों द्वारा राष्ट्र संघ की स्थापना के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सुधार की कल्पना की गई।
इस उद्देश्य हेतु कुछ कानूनी व नैतिक उपगामों की संरचनाएं की गई, जिनके निम्न मुख्य आधार थे। शांति स्थापना करना सभी राष्ट्रों का साझा हित है, अतः राज्यों को हथियारों का प्रयोग त्याग देना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कानून व व्यवस्था के माध्यम से झगड़ों को निपटाया जा सकता है। राज्यों की सीमा परिवर्तन का कार्य भी कानून या बातचीत द्वारा हल किया जा सकता है। इस प्रकार शांति, नैतिकता व कानून से विश्व व्यवस्था नहीं चल सकी। तो ये कुछ लेखकों के नाम, जिनके कारण यथार्थवादी दृष्टिकोण को वैकल्पिक उपागम के रूप में बल मिला। सिद्धांतीकरण के प्रति आग्रह 1945 से 1991। इस चरण में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मूलभूत परिवर्तन से न केवल इसकी विषय वस्तु व्यापक हुई, बल्कि इसमें बहुत जटिलताएं भी पैदा हो गईं। शीतयुगीन काल में राजनीति स्वरूप में परिवर्तन तथा नए राज्यों के उदय ने संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिवेश को ही बदल दिया। परिणाम स्वरूप नए उपागमों, आयामों, संस्थाओं व प्रवृत्तियों का सृजन हुआ, जिनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सुनिश्चित हो गया। इस उपागम के अंतर्गत राज्यों के अध्ययन हेतु 3 प्रमुख कारकों का अध्ययन किया जाना जरूरी माना गया। ये कारक थे: पहला, विभिन्न देशों की विदेशी नीतियों को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन। आप लोग ध्यान से नोट डाउन करते जाइए। दूसरा, विदेश नीति संचालन की पद्धतियों का अध्ययन। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों और समस्याओं के समाधान के उपायों का अध्ययन। सिद्धांतों के प्रतिपादन के बावजूद इस युग में किसी एक सार्वभौमिक व सामान्य सिद्धांत का अभाव अभी बना रहे। अतः स्वाधीनता कारण के मुख्य दौर के बावजूद शीत युद्ध कालीन युग अपनी वैचारिक संकीर्णता व अलगाव के कारण किसी एक सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादन से वंचित रहा। वैश्वीकरण व गैर सिद्धांतीकरण का युग 1991 से 2003। शीत युद्धोत्तर युग में सभी राष्ट्रों द्वारा एक आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जुड़ना प्रारंभ कर दिया। इसलिए अब वैश्वीकरण, उदारीकरण, मुक्त बाजार व्यवस्था आदि का दौर प्रारंभ हो गया। सैद्धांतिक स्तर पर भी 1945 से 1991 तक के सार्वभौमिक सिद्धांत की स्थापना के प्रयास को धक्का लगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के इस संदर्भ में अब प्राथमिकताएं बदल गईं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की इस संदर्भ में अब प्राथमिकताएं बदल गईं। उत्तर आधुनिकतावाद में अब सार्वभौमिक सिद्धांतों की सार्थकता पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं।
अब सामान्य सैद्धांतिक स्थापन पर भी अधिक बल नहीं दिया जा रहा है। इसलिए इस बदले हुए परिवेश में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु स्वायत्तता की ओर अग्रसर प्रतीत हो रही है और विषय की स्वायत्तता हेतु आशावादी संकेत दिखाई देता है। थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है जो 2020 में आया हुआ था। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक, सिलेबस, क्वेश्चन बैंक रिलेटेड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टारगेट मिशन इज़ ऑलवेज विथ यू ऑल।